नमस्कार साथियों, श्रव्य एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो है रिवीजन क्लास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो है हमारा टॉपिक चल रहा है जैव विविधता। यहाँ पे जो है जैव विविधता से संबंधित हम लोगों ने पिछली क्लास की हुई थी। आगे जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में जो है जैव विविधता का संरक्षण जो है ये टॉपिक जो है यहाँ पे आके इस टॉपिक को छोड़े थे हम लोग। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है उसमें पहला संरक्षण की विधि थी स्वस्थाने और दूसरी थी बाह्य स्थाने, है ना, इन सीटू और एक्स सीटू। तो इसके अंतर्गत जो है जो स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, समुदाय एवं संरक्षण आगार है, भारत के पवित्र उपवन है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं एवं पारिस्थितिक संवेदनशील जोन जो हैं, इसको जो है एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, और आज की जो हमारी क्लास है वो इन्फोग्राफिक बेस्ड ही है। ठीक है, तो उसको जो है डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसे समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में जो है जैव विविधता जो है समृद्ध क्षेत्र वाला एक विस्तृत क्षेत्र होता है ना, कि एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र जहां पर जैव विविधता जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, वो नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा घोषित किया जाता है और क्या क्या उसकी और गतिविधियां होती हैं और कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, वो भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वास्तव में जो नेशनल पार्क होता है वहां पर एक या एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र जो है मौजूद होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय पार्क की जो इन सीटू अवधारणा है संरक्षण की, जैव विविधता के संरक्षण की, वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जो है मौजूद रहते हैं। ठीक है, वो एक विस्तृत क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जहां पर जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के, विभिन्न प्रकार के जीवों को जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक, और इसके क्या राष्ट्रीय पार्क के घोषित करने के क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं वो देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क निर्माण की घोषणा की जाती है। जो अधिसूचना जारी की जाती है वो राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। तो ये जो राज्य सरकार का ये जो शब्दावली है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेशनल पार्क की घोषणा कौन करता है, राज्य सरकारें करती हैं। किस अधिनियम के तहत करती हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत करती हैं। ठीक, पारिस्थितिकी जीव जंतुओं व वनस्पतियों की दृष्टि से जो है जो हमारा नेशनल पार्क होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई राज्य है, सपोज कीजिए मध्य प्रदेश है, वहां पर जो है एक भूमि है, विस्तृत भूमि है, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए जो है अगर राज्य सरकार उस क्षेत्र को जो है ना, नेशनल पार्क घोषित करना चाहती है, तो राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करेगी, ना कि केंद्र सरकार जारी करेगी। और क्या कानूनी आधार है उसका, वो है हमारा वाइल्ड WPA एक्ट 1972 है। ठीक, अब इसमें क्या नियम और प्रतिबंध क्या होते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। जो नेशनल पार्क होता है वास्तव में वहां पर जो है मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, वहां पर जो है शिकार एवं चराई जो है, शिकार यानी कि जो है वहां के पशुओं का जो शिकार है, वनस्पतियों की जो कटाई है, ये सब चीजें, ये सब क्रियाकलाप वहां पर बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। ठीक, वहां पे ये सब जो है एक्टिविटी नहीं की जा सकती। और जो ग्रेजिंग है, यानी कि जो हम पशुओं को अपने चराते हैं, चरने के लिए छोड़ देते हैं, है ना, पालतू पशुओं को, उनको जो है वहां पर ये क्रियाकलाप पूरी तरह जो है प्रतिबंधित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पशु वहां पे जाएंगे चरने के लिए तो वहां की वनस्पतियों को डिस्टर्ब करेंगे, फिर वहां जो जीव जंतु निवास करते हैं, है ना, उनको डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा। तो एक तरह से ये जो राष्ट्रीय उद्यान का जो संकल्पना है, इन सीटू संकल्पना, जीवधारियों के या वनस्पतियों के संरक्षण के क्रम में, ये जो है पूरी तरह जो है प्रकृति जन्य होती है। प्रकृति में ही जो है वहां पे उनको जो है सुविधा प्रदान की जाती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, और किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप वहां पे वर्जित होता है, मना किया गया होता है। ठीक, और
इतना ही नहीं कि यहाँ पर अगर आप कोई जंगली उत्पाद हैं, जैसे शहद निकालना हुआ या कोई लकड़ी वहाँ से सूखी लकड़ी काटना हुआ, तो ये सब भी चीज़ें वहाँ पे मना की गई होती हैं, वर्जित होती हैं कि वहाँ पर जो है किसी भी रूप में जो है हम वहाँ पर कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते। वहां पर जो है वहां की जैव विविधता को, वहां के संसाधनों को हम जो है हाथ नहीं लगा सकते, उसको जो है संरक्षण इस प्रकार से प्रदान किया गया होता है। ठीक। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं और जो लेटेस्ट जो शामिल किया गया है वो कौन सा है। ठीक। वर्तमान में जुलाई 2026 तक भारत में लगभग 107 नेशनल पार्क हैं। कितने? 107। 107 नेशनल पार्क भारत में वर्तमान में अधिसूचना के तहत जो है घोषित हैं। जो हाल फिलहाल में यानी कि जो 2025 में जो लेटेस्ट नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था वो कौन से थे? पहला था आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो ओडिशा में अवस्थित है, और दूसरा सिखना जहबलाओ राष्ट्रीय उद्यान असम का। ये जो है आपके 2025 में घोषित किए गए थे। जो अभी लेटेस्ट वाले जो हैं, जो 107वां 106वां 7वां है, वो आपके सिमलीपाल और सिखना जहबलाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है लेटेस्ट नेशनल पार्क की सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 107। और उनके बारे में उनकी डिफिनीशन क्या है, क्या उसके कानूनी प्रावधान है, कहाँ से उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं संरक्षण की, वो हमने देख लिया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वहां पे क्या क्या चीजें प्रतिबंधित हैं उसे भी हमने यहाँ पर जान लिया। तो ये पूरी संकल्पना जो है नेशनल पार्क के संबंध में यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक। अब आगे वाले संरक्षण कार्यक्रम पर चलते हैं। अगला है आपका वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। और एक चीज और, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम उसकी जो है यहाँ पर लिंक अवेलेबल करा देंगे, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है उस लिंक को अवेलेबल करा देंगे, जिससे जो है वहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट लेने की समस्या नहीं होगी। आप वहाँ पर सीधे पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आप निकलवा लीजिएगा, उसके बाद उसको जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा अपने जो है अपनी सुविधा अनुसार। तो देख लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसे समझ लेते हैं। वन्यजीव जो अभयारण्य होते हैं वो विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होता है। यानी कि वहां पर जीवों की, वनस्पतियों की विशिष्ट प्रजातियों का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया रहता है। जैसे पक्षी अभयारण्य हो गया है ना, कोई और जीव आधारित अभयारण्य हो गया है ना, उस प्रकार के जो है ये विशेष आधारित होते हैं, विशेषित होते हैं। और यहाँ पर भी मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है और पर्यटन की भी अनुमति होती है। जैसे हमने देखा कि नेशनल पार्क में पूरी तरह से ना ही पर्यटन जो है अनुमति योग्य होता है, और ना ही वहां पर हम वहां के वनोत्पाद जो होते हैं उनको भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, वहां पर जो है ऐसा नहीं है। उसको जो हम पर्यटन के दृष्टि से भी वहां पे उसका उपयोग करते हैं, और जो है वहां पर जो विशिष्ट प्रजाति आधारित जो संरक्षण प्रदान किया गया है, तो वहां पे थोड़ा बहुत मानवीय हस्तक्षेप जो है वहां पर प्राप्त होता है। इसकी घोषणा जो है राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की घोषणा करने के लिए वन्य जीव बोर्ड की जो है पूर्वानुमति आवश्यक होती है। जो WPA एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसके तहत जो है वन्य जीव बोर्ड की गठन किया गया है। ठीक है। तो उसके तहत जो है अगर आप नेशनल पार्क की घोषणा करना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा करना चाहते हैं, तो जो वन्य जीव बोर्ड है उसकी पूर्वानुमति आवश्यक होती है। ठीक है। ऐसे ही राज्य सरकार जो है घोषणा नहीं कर सकती है, वहां से अगर पूर्वानुमति मिलेगी तभी घोषणा की जा सकती है। ठीक। कुल संख्या जो है वर्तमान में भारत में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कितनी है, तो वो है आपका 573। ये डेटा हमें कहाँ से मिला है? ये डेटा हमें प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस के अनुसार, जो है जो सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्यावरण मंत्रालय है,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसकी जो एक डेटाबेस की साइट है राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, वहां से आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं कि वर्तमान में 573 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्तमान में भारत में हैं। ठीक, अब देखते हैं कि राज्यवार जो है कहाँ पर जो है कितनी जो वन्य जीव अभयारण्य है उसे देख लेते हैं, क्योंकि अगर आंकड़े पूछ लिया एग्जाम में, प्रश्नों में, तो विकल्पों में, तो वहां पे हमें समस्या ना हो। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश या मुख्य राज्य में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो कौन सा है आपका? वो है अंडमान निकोबार, जहां पे 97 है। उसके बाद कौन सा है आपका सेकंड पोजीशन पे? वो है आपका महाराष्ट्र, जहां पर 48 हैं, 48 हैं। फिर तीसरा कौन सा है? वो है आपका उत्तर प्रदेश, जहां पर 26 हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि ये जो 3 राज्य हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कि तीसरे स्थान पर ना हो, लेकिन हमारे यूपी के एग्जामों के अनुकूलन के को देखते हुए कि अगर उत्तर प्रदेश का पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो वो डेटा हमें पता होना चाहिए, वो कितना है? 26 है। ठीक, तो हमने देख लिया कि राष्ट्रीय स्तर पे कितने हैं? 573 हैं। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? वो है हमारे अंडमान निकोबार में, और फिर महाराष्ट्र में। अब जानते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, है ना, तो इसी वजह से वहां पे इतना जो है बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है वो, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि वो जो है जो सुंडा हॉटस्पॉट था, उसका जो है वो भाग है एक तरह से, तो वहां पे जो है कितनी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, इसी वजह से वहां पे इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे अवस्थित है। उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, जहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और जैव विविधता प्रचुर क्षेत्र है, तो वहाँ भी जो है इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, है ना, कि विरोध प्रदर्शन होता रहता है कि और जो उसके संबंध में जो तो कस्तूरी रंगन समिति थी, माधव गाडगिल समिति थी, तो वो भी दोनों हमने पढ़ा था कल। ठीक है, तो ये जो है हमने देख लिया कि वन्य जीव अभयारण्य जो है उसके स्थापना के क्या प्रावधान है, कितने वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, और वो उनको जो है राज्य अनुसार जो है कौन कितने वन्य जीव अभयारण्य जो है वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार, मतलब कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन। ठीक है, ये क्या चीज होते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो समुदाय आगार है और समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो इनकी वैधानिक पृष्ठभूमि है, यानी कि जो इनको कानूनी आधार मिला है, वो कहाँ से मिला है? क्योंकि कोई भी, अगर हम कोई समिति देखते हैं या कोई डेटा देखते हैं या कोई क्या कहते हैं कि कोई अगर प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले उसका कानूनी आधार देखते हैं, फिर उसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है ना, फिर उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं वो शामिल होते हैं। तो उसी आधार को हम ध्यान में रखते हुए ये जो है हम यहाँ पर स्लाइड है और उसको हम जो है यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहली उसकी जो पृष्ठभूमि है, वैधानिक पृष्ठभूमि, वो क्या है कि वर्ष 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करके जोड़ा गया। किसे? समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार, जो दो नई संरक्षण की विधियां आई, वो कहाँ से आई हैं? वो जो है सन 2002 में जो है हम WPA 1972 का जो एक्ट है उसमें संशोधन करके ये संरक्षण की विधि जो है वहां पर जोड़ते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण होता है। ठीक है, उसके उसके उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, अभी उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी घोषणा कौन करता है। अभी हमने देखा कि नेशनल पार्क की भी घोषणा राज्य सरकारें ही कर रही थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी घोषणा राज्य सरकारें ही कर रही थी, और जो कम्युनिटी रिजर्व होता है उसकी भी घोषणा राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। ठीक, और जो कम्युनिटी रिजर्व है, जो समुदाय आगार होता है, उसकी घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन जो कम्युनिटी रिजर्व होता है ना, कम्युनिटी रिजर्व जो होता है उसका जो प्रबंधन है
मैनेजमेंट जो है वो हमारे स्थानीय समुदाय और पंचायत द्वारा किया जाता है। कि यानी कि जो हमारी पंचायतें होती हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत है चाहे जिला पंचायत है ना, तो वो जो है स्थानीय समुदायों द्वारा जो है कम्युनिटी रिजर्व का जो है संरक्षण प्रबंधन किया जाता है। ठीक। तो और वास्तव में यहाँ कम्युनिटी का सहभागिता क्यों होती है, कम्युनिटी ही ये चीजें क्यों करती है, उसे अब हम जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जो जीव जंतु एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। आप जानते हैं, आप लोग मूवी तो देखते ही होंगे, तो एक मूवी आई थी कांतारा, कुछ याद आ रहा है? कांतारा मूवी में आप देखे होंगे ऋषभ शेट्टी जो है एक नृत्य करते हैं, कोला नृत्य, है ना, वो पूरा मुकुट लगा के और सब। तो वो जो सांस्कृतिक परंपरा है, वो जो जिस वन में वो लोग वहां पे रहते हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं, तो वो जो उनकी पारंपरिक मूल्य हैं वो मूवी में दिखाया गया है। वो कहाँ से आते हैं? वो यहीं से आते हैं कि यानी कि वहां पे ज्यादातर वन भूमियां हैं, है ना, संरक्षित क्षेत्र हैं और कम्युनिटी बेस्ड जो है चीजें हैं। तो वो जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को प्रकृति से जोड़ के जो है वहां पे उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। अगर आप जो है किसी वन भूमि का या किसी संरक्षित भूमि का आप वहां पे उसको संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं और उसको अगर कल्चरल बेस प्रदान कर देते हैं, कल्चर से अपने जोड़ देते हैं, तो वहां पे जो है बहुत मुश्किल से ही आप समझ सकते हैं कि उसका कोई वन भूमि का कटाव करेगा या वहां पे कुछ और मानवीय गतिविधियां वहां पे भाग लेंगी, है ना। क्योंकि अगर वहां आपकी सांस्कृतिक मूल्य जुड़ गए, वो आपकी उपासना का स्थल हो गया, है ना, तो आप जो है देखेंगे कि अगर वहां पे कोई पेड़ सूख जा रहा है, कोई वृक्ष सूख जा रहा है, तभी आप उसको काटने का प्रयास करेंगे। हरा वृक्ष है तो उसको काटने का प्रयास नहीं करेंगे, वहां पे जो है थोड़ा रुक जाएंगे। और दूसरे राज्यों में आप जानते हैं, जैसे राजस्थान में है, तो वहां पे जो है, जो वहां पे एक वृक्ष है ना, कौन सी एक कोई जाति पाई जाती है, याद करिए, मीणा जनजाति है, उसके बाद एक और जो बिश्नोई समुदाय है ना, बिश्नोई समुदाय भी जो है वहाँ पे वृक्षों को जो है काफी संरक्षण प्रदान करते हैं, जो उनको जो है क्या नाम है कि सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये किसके आधार पे आया? ये स्थानीय समुदाय की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट जो है वर्ष 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा? समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार का जो अवधारणा आई, संरक्षण की इन सीटू अवधारणा जो आई, वो 2002 में आई। ठीक, आगे चलते हैं। जो प्रथम संरक्षण आगार जो है खोला गया या अस्तित्व में आया, वो कहां पे आया? वो आपका आता है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में ग्राम समुदाय के प्रयासों से आता है। यानी कि पहला जो आपका ये कम्युनिटी रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहां पे आता है? तमिलनाडु में आता है, तिरुनेलवेली में आता है। ठीक। और वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? लगभग लगभग 115। और कितने कम्युनिटी रिजर्व हैं? लगभग 220 के आसपास। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया रहेगा, अपने आप को अपडेट रखने का एक जो है होता है ना, अद्यतन अपने आप को अपडेट हमेशा किए रहने का, तो वो चीजें जो है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वास्तव में वर्तमान में भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने कम्युनिटी रिजर्व हैं। तो ये जो आंकड़े हैं आपको, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ये सब के सब अपडेटेड हैं। ठीक। तो हमने देख लिया कि जो समुदाय आगार है उसकी घोषणा कब होती है? वर्ष 2002 में होती है। कैसे होती है? WPA एक्ट 1972 में संशोधन करके होती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो वो देखते हैं हम। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ समुदाय की, वहाँ के लोकल बॉडीज की भागीदारी हो जाती है। इसका प्रबंधन कौन करता है? तो वो जो है स्थानीय समुदाय एवं पंचायत द्वारा प्रबंधन किया जाता है। कितनी इनकी संख्या है? तो वो हमने देख लिया 115 और 220 है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब इसी संरक्षण पद्धति में आ जाता है एक और जो है विधि, वो है आपकी पवित्र उपवन। ये क्या है? सीक्रेट ग्रूव्स जो है एक अवधारणा के रूप में आता है हमारी जैव विविधता के और हमारे वनस्पतियों जीव जंतुओं के संरक्षण के क्रम में। ठीक, इसकी संकल्पना को देख लेते हैं।
प्रकृति की आराधना का एक रूप, आईयूसीएन के अनुसार, आईयूसीएन के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार, जो पवित्र उपवन की जो अवधारणा आई है वो ये है कि प्रकृति जो है, अगर हम प्रकृति को उपासक के रूप में देखेंगे, यानी कि प्रकृति की हम पूजा करेंगे, प्रकृति को जो है ईश्वर का दर्जा देंगे, तो हम जो है उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। ठीक, तो अगर हम किसी को इस तरह से संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, यानी कि उसको हम ईश्वर का दर्जा दे देंगे, है ना, उसको हम अपनी उपासना का जो है कारक मान लेंगे, तो वहां पर हम उसका संरक्षण जो है बहुत ही संजीदगी के साथ करेंगे, बहुत ही तल्लीनता के साथ करेंगे। समझ रहे हैं? तो उसी को ध्यान में रखते हुए पवित्र उपवन का जो है कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, और इसके अंतर्गत क्या है कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वनों एवं वनस्पतियों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक, जैसे एक तो वन जो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, ठीक, जैव विविधता पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसमें अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट डाल देते हैं, सांस्कृतिक आधार प्रदान कर देते हैं, तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना, क्योंकि वहां पे हमारी जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली जो है जैव विविधता से, वनों वनों से जो है जुड़ जाती है। ठीक, और लोक संस्कृति जो है वो भी एक तरह से हमारी उससे जुड़ जाती है, तो हम पूरी तरह जो है समर्पित हो जाते हैं वनों के जीव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये किसके तहत है? पवित्र उपवन के तहत है। ठीक है, और इसको जो है कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन जो है एक मानक के अनुसार कि आईयूसीएन ने ऐसा माना है कि हम जो है प्रकृति के संरक्षण को प्रदान करने के लिए हम जो है उसको आराधना का जो है कारक मान लेते हैं प्रकृति को जो है। ठीक, अब कुछ राज्यों में जो है विभिन्न नामों से जो है सीक्रेट ग्रुप्स का जो है प्रचलन है, उसे देख लेते हैं। देवभूमि बुग्याल नाम से जो अल्पाइन वन है वहां पे, उसको बुग्याल कहा जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो पवित्र उपवन प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? देवभूमि एवं बुग्याल। ठीक, जो पवित्र उपवन नाम से ही आंध्र प्रदेश में जो है पवित्र उपवन नाम से इस प्रकार के वनों को कहा जाता है। यानी कि ये एक ऐसे मतलब विशिष्ट जो है वन होते हैं जहाँ पे आप जो है वनों में लोग वहाँ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं ना, वहाँ पे जाके जो है प्रकृति के गोद में रहते हैं, वहाँ पे जो है ना, कि जो हरे भरे वृक्ष हैं उनको काटना नहीं है, उनकी उपासना करनी है, इस प्रकार का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक, देवराय एवं पंत जो है ये कहाँ कहा जाता है? गोवा में। अगला है देवारा काडू जो है कर्नाटक में नाम दिया गया है। देवराहाटी, देवराय एवं देवगुड़ी जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। देख रहे हैं, देवराहाटी, देवराय, देवगुड़ी, ये तीनों जो है देव देव करके आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है? महाराष्ट्र में आ रहा है। अगला है आपका सरना। सरना कहाँ पे है? झारखंड में है। नाम याद रखने में कठिनाई होगी, लेकिन रिवीजन के क्रम में अगर एक बार आप सरसरी निगाह से देखते रहेंगे, तो अगर बाई चांस अगर प्रश्न आ गया, तो वो जो है आपका जो होता है ना कि तुक्का लगना इंट्यूशन से, वो जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने आंकड़े दे दिए हैं, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में आसानी हो। ये इसी नाम से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका समुद्री संरक्षित क्षेत्र, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, एमपीए। ये क्या चीज है? समुद्री सीमा के जल भराव क्षेत्र के साथ संलग्न वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जो क्षेत्र होता है वो आपका मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो सागर से या महासागर से या सागरी झीलों से जो सटे होते हैं, ठीक है, और वहां पर जो है वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की प्रचुरता प्राप्त होती है, वो जो क्षेत्र होता है अगर उसको संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो वो जो क्षेत्र होता है आपका मरीन संरक्षित क्षेत्र होता है, एमपीए होता है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होता है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है वो समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक समुद्री पारितंत्र को मूल रूप में संरक्षित करना। यानी कि
जो प्रकृति ने जिस प्रकार से वनों को, वनस्पतियों को, जीवों को, जंतुओं को, स्थलाकृतियों को, दृश्य भूमियों को जिस प्रकार से प्रकृति ने बनाया है, ठीक उसी रूप में हम उसे उसी रूप में जो है संरक्षित करें, उसी रूप में जो है उसको इस्टेब्लिश करें। उसे बिल्कुल भी जो है वहां पे कोई भी क्षति ना पहुंचाएं, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा समुद्री संरक्षित क्षेत्र का संरक्षण की जो एक अलग पद्धति है, वो किसके संबंध में है? समुद्र के संदर्भ में है, समुद्री पारितन के संदर्भ में है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो प्रकृति ने जिस प्रकार से समुद्री पारितंत्र को जो है स्थापित किया है, उसी रूप में उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक, भारत में लगभग लगभग 130 से अधिक जो है इस प्रकार के क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। किस प्रकार के? एमपीए, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की जो संख्या है, अपडेटेड जो संख्या है आज तक, वो कितनी है? 130 के आसपास है। ठीक, अब इनका वर्गीकरण किया गया है 3 आधारों पे। ठीक है, अलग अलग तरीके से उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले वर्ग में जो है आपके नेशनल पार्क आ जाते हैं, अभयारण्य आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी जो हमने संरक्षण की विधियां देखी, जैव विविधता की, नेशनल पार्क देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, तो वो फिर इसमें कैसे शामिल हो गया? आप जानते हैं कोई भी एक जो क्षेत्र होता है, वो जो है पूर्णतः स्थलीय या पूर्णतः जलीय तो होता नहीं है ना? अगर मरीन आपका जो है नेशनल पार्क है, तो क्या वो छोटे से क्षेत्र में होगा? उसका विस्तार तो ज्यादा होगा ना, उसका फैलाव ज्यादा होगा, विस्तृत क्षेत्र होता है, अभी हमने डिफिनीशन में देखा। तो उसी क्रम में जो है, अगर सपोज कीजिए कि महाराष्ट्र आपका पश्चिमी घाट से संलग्न जो है कोई जो है नेशनल पार्क है, ठीक, और उसका कुछ भाग जो है सागरी तट से जुड़ा हुआ है, तो क्या वो जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो वही चीज जो है यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, तो उसमें आपका मैंग्रोव आ जाता है ना? मैंग्रोव जैसे आप जानते हैं, सुंदरवन वाला मैंग्रोव आ गया, या फिर तमिलनाडु का, या फिर उड़ीसा का। फिर अंतर ज्वारीय क्षेत्र, यानी कि जहां पर निरंतर ज्वार जो है दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, वो क्षेत्र। फिर कोरल रीफ का क्षेत्र, सागरी तंत्र में जो कोरल रीफ पाई जाती है, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो। फिर क्रीक्स, आप जानते हैं सर क्रीक्स है ना? गुजरात में जो वो वाला क्षेत्र है, दलदली भूमि वाला क्षेत्र है, वो आपका आ गया। फिर एस्चुरीज आ गया, एस्चुरीज आ गया, ज्वार नदमुख, जहाँ पे नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, जहाँ नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती का मुहाना, वो जो है आ गया आपका। फिर लैगून आ गया, है ना? केरल में विभिन्न प्रकार के लैगून पाए जाते हैं, जैसे वेम्बनाड है, कयाल पाए जाते हैं, है ना? जो पश्च जल झीलें होती हैं, है ना, वही जो है आपकी लैगून कहलाती हैं। तो वो हो गई आपकी। सेकंड वर्ग में है आपका द्वीपों के समुद्री पारितंत्र। ये तो मुख्य भूमि से जुड़े हो गए पहले वर्ग में। दूसरे वर्ग में जो शामिल हैं वो द्वीपों से जुड़े हैं, है ना? जो जैसे अंडमान निकोबार है, वो द्वीप ही है ना, लक्षद्वीप है वो द्वीप है ना, समुद्र में अवस्थित। तो उसके क्रम में जो है जो समुद्री पारितंत्र है, उसकी संरक्षण प्रदान करने के लिए जो सेकंड वर्ग में उनको शामिल किया जाता है। और तीसरे वर्ग में जो है जो सैंडी ब्रीच हैं, जो रेतीले बीच हैं, जो रेतीले सागर तट से सटे जो रेतीले भाग हैं, उनको जो है शामिल किया गया है। एक एक नाम सुने होंगे आप लोग, फी का, फाउंडेशन ऑफ, क्या फुल फॉर्म है इसका? ये संस्था जो है ब्लू फ्लैग देती है। फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक संस्था है, एक एनजीओ है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत के, विश्व के विभिन्न जो देश हैं उनके तटीय क्षेत्रों को जो है, तटीय क्षेत्रों या उनके बीचों को, ये जो बीच आया ना, ये
उनके बीचों को ब्लू फ्लैग प्रदान करता है। मतलब ये कि वहां पर जो है, वहां पर साफ सफाई, वहां का जो है इन्वायरमेंट, वहां का उनको जो है काफी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं किया जा रहा है, उनको स्वच्छता की दृष्टि से रिकॉग्नाइज किया जाता है। किसके द्वारा? फी के द्वारा। और ये जो है संस्था के बारे में पूछा भी गया है ना। और कौन कौन से नवीनतम जो है ब्लू फ्लैग प्रदान किए गए भारत में, वो सब आंकड़े जो है काफी महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग देखते रहिएगा। आगे चलते हैं। भारत के 6 सबसे प्रमुख समुद्री जो उद्यान है उसे समझ लेते हैं। कच्छ की खाड़ी, ये कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तटीय जो क्षेत्र है ना, काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है। फिर मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु के तट पे है। फिर है आपका महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों आपके अंडमान एवं निकोबार में है। फिर है आपका गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य, ये आपका उड़ीसा में है। फिर माल मालवड़ समुद्री अभयारण्य महाराष्ट्र में। तो ये जो है 6 महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण जो है प्रमुख समुद्री उद्यान है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनकी लोकेशन जो है याद रखिएगा मैप के माध्यम से। ठीक है, ताकि आपको भूले ना ये चीजें। अगला है आपका एक थीम छूट जाता है, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन क्या होते हैं, इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। बार बार चर्चा आई थी पिछली क्लास में कि जो पश्चिमी घाट है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, एक तिहाई भाग को, है ना, पिछली क्लास में आई थी। तो इसीलिए हमने उस टॉपिक को देख लिया कि इको सेंसिटिव जोन होते क्या हैं, उसे जो है क्या उसके कानूनी आधार हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र के आसपास आघात अवशोषक शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करना। ये क्या चीज है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या तात्पर्य है? क्या अभिप्राय है इसका? वास्तव में अगर कोई नेशनल पार्क हमने बना दिया, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि एक जो अभी लेटेस्ट नेशनल पार्क है सिमलीपाल, ठीक है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो घोषित किया गया उड़ीसा में, उड़ीसा में है कि आंध्रा में है, चेक करिएगा। तो अब जो नेशनल पार्क की एक अपनी बाउंड्री होगी ना, एक सीमा रेखा होगी ना, तो क्या जस्ट उसकी सीमा रेखा से सटे ही क्षेत्रों में आप खनन एवं उत्खनन एवं विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे या कोई और चीजें स्थापित कर देंगे? तो क्या नेशनल पार्क में रह रहे जो जीव हैं, जो संवेदनशील जीव हैं, जो संवेदनशील वहां की विविधता है, वनस्पति के स्तर पे, जीवों के स्तर पे, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगी? होगी ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एक कॉन्सेप्ट आया, वो कौन सा? इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शब्द है आघात अवशोषक, शॉक ऑब्जर्वर, यानी कि जो नेशनल पार्क है उसके चारों तरफ, उसके परितः जो है लगभग उसके परितः जो है लगभग 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। समझ रहे हैं? इतना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र होता है, क्योंकि अगर आप जो है इको सेंसिटिव जोन नहीं घोषित करेंगे तो वहां पर जो है वन्य जीव, जानते हैं कुछ ऐसे वन्य जीव होते हैं कि जो मानवीय गतिविधियों से बिल्कुल भी आहत होते हैं। थोड़ा भी अगर कुछ खटपुट हो जाता है तो उनका जो है पूरा जो निकेत होता है, उनका जो आवास होता है, हैबिटेट होता है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो उसके लिए जो है
इको सेंसिटिव जोन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी घोषणा कब हुई? वन्य जीव संरक्षण नीति जो 2002 की है के अनुसार इसका जो विस्तार है वो 10 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। और जो इसको कानूनी आधार प्रदान किया गया इको सेंसिटिव जोन को, वो किसके तहत किया गया? वो हमारा पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 325 के तहत जो है इसकी घोषणा की गई। कि किसकी? इको सेंसिटिव जोन की। आजकल एक नया प्रचलन है कि एग्जाम्स में धाराओं को पूछा जा रहा है ना। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में तो कई धाराएं पूछी गई है ना। हो सकता है भविष्य में चल के यूपी पीसीएस या अन्य एग्जाम में धाराएं पूछी जाएं। तो ये आप जो है देख लीजिएगा कि जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके तहत धारा 3 और 2 5 के तहत जो है किसकी घोषणा की गई है? इको सेंसिटिव जोन की घोषणा की गई है। ठीक। वर्तमान स्थिति क्या है इको सेंसिटिव जोन की भारत के स्तर पे? वो ये है कि भारत में लगभग 340 के आसपास इको सेंसिटिव जोन को घोषित किए जाने का ड्राफ्ट तैयार है, या इनमें से अधिकांश जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है। तो विभिन्न रूपों में जो है हम जैव विविधता को, पर्यावरण को, है ना, हमारे वन्य संसाधन को, जीवों को, जंतुओं को, जो हमारे प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, वो जो है इन सीटू विधि के माध्यम से यहां पर हम उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक। अब आ गया आपका अगला जो विधि है संरक्षण प्रदान करने की, वो है बाह्य स्थानीय संरक्षण, इक सीटू कंजर्वेशन। अभी तक हम लोग जो है अंतः स्थानीय संरक्षण देख रहे थे कि उनके उसी निजी प्राकृतिक आवास में, निजी निकेत में, हैबिटेट में ही हम उनको संरक्षण प्रदान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम मानवीय गतिविधियों द्वारा निर्मित, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निर्मित जो है वहां पर जो है एक ऐसा संरक्षण क्षेत्र डेवलप करते हैं और वहां पर हम उनको इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक। तो उसके अंतर्गत क्या क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके तहत पौधों एवं जीवों का संरक्षण जो है उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष क्षेत्र स्थान में किया जाता है। प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में किया जाता है। किसमें? इक सीटू में। ठीक है। पहला है आपका बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के माध्यम से किस प्रकार से हम इक सीटू के माध्यम से जैव विविधता को, वनस्पतियों को, जीवों को, जंतुओं को किस प्रकार से हम संरक्षण प्रदान करते हैं वो देख लेते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई पादपों की महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थानिक एवं संकटग्रस्त प्रजातियों का संग्रह कर कृत्रिम आवास में स्थापित किया जाना। यानी कि विश्व स्तर पे जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, उनको जो है मानव द्वारा कृत्रिम आवास प्रदान किया जाना, वो क्या है आपका? वो बॉटनिकल गार्डन की संकल्पना के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है। हम जो है जैसे कोई बॉटनिकल गार्डन बना दिए तो वहां पर जो है विश्व के कहीं किसी दूसरे स्थान से जो है वहां पर लाकर कोई वनस्पति स्थापित कर रहे हैं जो भारत की जलवायु में नहीं होती है, तो उसे उगाने का प्रयास करते हैं। जो भारत के जलवायु में जो है कोई अगर जीव जंतु नहीं रहता है तो उसे कहीं अन्यत्र से लाके यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो वो किसके तहत होता है? वो होता है आपका बॉटनिकल गार्डन के माध्यम से। ठीक है। अब भारत के स्तर पे तो बहुत सारे जो है बॉटनिकल गार्डन हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण जो बॉटनिकल गार्डन थे उनका यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है नाम। वो कौन से हैं? पहला है आपका अलीगढ़ फोर्ट बॉटनिकल गार्डन, दूसरा है सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन और तीसरा है झांसी बॉटनिकल गार्डन। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये तीनों बॉटनिकल गार्डन जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक। आगे चलते हैं। चिड़ियाघर। बचपन में या अभी भी आप लोग जो है चिड़ियाघर का नाम सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते होंगे। चिड़ियाघर का नाम आते ही शेर, हाथी, है ना, चीते, बाघ का जो है इमेज बनने लगती होगी। तो ये भी जो एक विधि है संरक्षण प्रदान करने की जीव जंतुओं को, है ना, प्लस इसमें जो है मनोरंजन भी जुड़ जाता है। ठीक। और ये विधि जानते ही है इक सीटू की विधि है। तो इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। जंतुओं के संरक्षण के साथ साथ
लोगों के मनोरंजन के लिए भी ये अवधारणा काफी प्रचलित है। कौन सी? चिड़ियाघर की, जू की। ठीक है, तो जो चिड़ियाघर एक सीटू के अंतर्गत जो चिड़ियाघर का कॉन्सेप्ट है संरक्षण प्रदान करने के लिए जीव जंतुओं को, वो जो है न केवल उनको संरक्षण प्रदान करता है बाकी बल्कि जो है मानव के मनोरंजन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये कि जो चिड़ियाघर है वो किसके तहत स्थापित किया जाता है और उसकी जो है नोडल एजेंसी या उसको जो कार्यकारी एजेंसी है वो कौन सी है, उसे देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा जो है इसका चिड़ियाघर का मैनेजमेंट एवं स्थापना की जाती है। किसके तहत? सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जो है किसी भी चिड़ियाघर की स्थापना की जाती है एवं उनका प्रबंधन किया जाता है। ठीक, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की जो स्थापना है वो भी हमारी WPA एक्ट 1972 के तहत की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने देखा नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, आपका चिड़ियाघर हुआ, है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये सब के सब कहाँ पर जाकर सम्मिलित हो रहे हैं? आपके WPA एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। यानी कि ये जो एक्ट है एक तरह से अम्ब्रेला एक्ट है ना, कि छत्र विधान है कि यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है आपके नियम कानून जो पर्यावरण से संबंधित है सब जाके एक तरह से अभिसरित हो रहे हैं, सब जाके सेंट्रिक हो रहे हैं, है ना, सब उससे जुड़ रहे हैं और सबका जो बेस है वो कौन सा है? आपका WPA एक्ट 1972। अगर कभी कंफ्यूजन हो किसी चीज को लेके कोई विकल्प में कि जो है ये चीजें कहाँ पे शामिल हैं और उसमें WPA एक्ट दिया रहे तो गेस के माध्यम से, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप WPA एक्ट को जो है गेस के माध्यम से आप उसको सही मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन पूल सेंटर जीन पूल सेंटर क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं, है ना। जीन पूल सेंटर होता क्या है, देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीन कोष क्या होता है, फिर जीन पूल देखते हैं, फिर इनके कार्य क्या है। जो जीन कोष होता है एक जाति की कुल आनुवांशिक विविधता जीन कोष कहलाती है। पिछली क्लास में हम लोग अल्फा बीटा गामा जैव विविधता पढ़े थे, है ना, प्रकारों में उनके। तो वही चीज है कि एक यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो जीन कोष होता है एक जाति की कुल आनुवांशिक विविधता जीन कोष कहलाती है। यानी कि कोई एक जाति का कोई पेड़ है, पौधा है, वृक्ष है या कोई जीव जंतु है ना, तो उसमें जो है जो आनुवांशिक उसकी विविधता होगी वो क्या कहलाती है? जीन कोष कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया कि अगर जीन कोष कभी भी ये शब्द आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जीन कोष से तात्पर्य एक जाति के आनुवांशिक विविधता से है। एक जाति की आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है? जीन कोष कहलाती है। ठीक, जीन पूल क्या होता है? एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवांशिक पदार्थों का योग जीन पूल कहलाता है। किसी दिए गए समय में, किसी फिक्स समय में, फिक्स टाइम में जो किसी समष्टि होता है ना, व्यष्टि समष्टि, तो उसमें समष्टि के कुल आनुवांशिक पदार्थों का योग जो होता है ना, किसी समुदाय के, किसी जाति का, विभिन्न जातियों के जो उनका जो आनुवांशिक पदार्थों का जो योग होगा वो आपका क्या कहलाता है? जीन पूल होता है। यानी कि ये जो पूल है, यानी कि जैसे पूल से तात्पर्य ये है कि वहां पे कलेक्शन है, एकत्रण किया गया विभिन्न चीजों का। किसका किया गया है? आनुवांशिक पदार्थों का किया गया है। क्लियर हो गया? कार्य क्या है इसके? मेन चीज है इसका कार्य, वो देख लेते हैं।
आनुवांशिक पदार्थों का एकत्रीकरण कर जीन पूल केंद्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये अवधारणा वास्तव में आई क्यों? सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अब देखते होंगे एक चीज आता है HY सीड्स, हाई यील्ड सीड्स, या किसी बीज की नई प्रजाति निर्मित करना, या फिर किसी फसल की चाहे उस फसल को रोग प्रतिरोधक बनाना, तो ये सब जो रिसर्च है ये वैज्ञानिक कहाँ करते हैं? जो सबसे शुद्ध, जो कोई भी फसल आ, सबसे पहले जिस क्षेत्र में प्राप्त होती है, जहां पर, है ना, जैसे आप जानते हैं कि आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो वहां पे कहते हैं कि ये फसल जो है अंग्रेजों द्वारा लाई गई, है ना, जैसे तंबाकू हुआ या आलू हुआ, ये सब जो है अंग्रेजों द्वारा लाई गई, भारत में पहले से नहीं थी। तो विश्व स्तर पर, विश्व के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कहीं पर कोई भी फसल जो पैदा हुई, वो सबसे पहले जिस क्षेत्र में पैदा हुई वो वहां की, कहते हैं कि वहां की नेटिव थी, वहां की स्थानिक थी। उसके बाद जो है विश्व स्तर पर उनका प्रसार हुआ। तो अभी वर्तमान में जो है वैज्ञानिक का क्या करते हैं कि जो फसलें जहां पर जिस स्थान पर सबसे पहले पैदा हुई, तो वहां पर जो है जीन पूल एवं जीन कोश का वहां पे निर्माण करते हैं, और वहां की फसलों का जो है अन्वेषण करते हैं एवं विश्लेषण करके करके जो है आपके HY सीड्स का निर्माण करते हैं, नई नई फसलों की बीजों की प्रजातियों का निर्माण करते हैं, है ना, और उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें विकसित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की चीजें जो है वहां पे कृषि सुधार के लिए करते रहते हैं। तो ये जो अन्वेषण है, ये जो वैज्ञानिक को जो ये सहयोग प्रदान होता है, वो कहाँ से होता है? वो इसी माध्यम से होता है, इसी कॉन्सेप्ट से होता है। वो है आपका जीन पूल सेंटर के माध्यम से। ठीक। और इस पे जो है विश्व स्तर पे जो रसियन आपके वनस्पति शास्त्री रहे हैं, उनका कार्य काफी सराहनीय रहा है। तो अगर इनके संबंध में अगर किसी वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, अगर वो नाम तो जानते हैं, रसियन का अलग होता है ना, दिमित्री करके, फिर है ना वार्स्की वो, या ब्रादिवस्की करके, इस तरह का नाम अगर आ जाए तो वहां पर उस पर आप जो है गेस कर सकते हैं, उस पर आंसर लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख जीन पूल कौन कौन से हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया से तात्पर्य है कि दक्षिण एशिया का वह भाग जो उष्णकटिबंधीय है, जैसे आपका हो गया बांग्लादेश, हो गया भारत, हो गया पाकिस्तान, हो गया, है ना, जो जहां पे पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, जो हिमाच्छादित क्षेत्र नहीं है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है दक्षिण एशिया का, वो जो है जीन पूल जो है घोषित किया गया है, चिन्हित किया गया है विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक। फिर इंडो चाइना का क्षेत्र हो गया, जिसमें म्यांमार है, फिर चीन का क्षेत्र है, फिर तिब्बत का, ये सब क्षेत्र हो गया। फिर मलय द्वीप हो गया, मलेशिया का क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम एशिया हो गया आपका, मध्य पूर्व हो गया, पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व यानी कि इधर आपका सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब। फिर चीन हो गया, जापान, भूमध्य सागरीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, फिर एंडीज पर्वत श्रेणी, है ना। तो ये जो है विश्व पटल पर विभिन्न स्तरों पर जीन पूल घोषित किए गए क्षेत्र हैं, चिन्हित किए गए क्षेत्र हैं, जहां पर जीवों की, फसलों की, विभिन्न प्रकार के वहां पर आनुवंशिक विविधता प्राप्त होती है। ठीक। आगे चलते हैं। जीन बैंक क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। जीन बैंक क्या होता है? फसलों की विभिन्न प्रजातियों के बीजों को एकत्र कर सामान्य तापमान पर रखा जाता है। फसलों की विभिन्न प्रजातियों के बीजों को एकत्र कर सामान्य तापमान पर रखा जाता है। वृक्षों के जीन पदार्थ को फ्रीज किया जाता है। आप जानते हैं कि जो हम
प्रतिवर्ष जो है चाहे गेहूं का बीज हो, चाहे धान का बीज हो, मक्के का हो, है ना, तो ये हम बाजार से आयात करते हैं, खरीद के लाते हैं। उसके बाद जो है उसका जो है रोपण करते हैं अपनी कृषि भूमि में, फिर वहां से जो है फसलों का उत्पादन होता है। लेकिन पुनः दोबारा वो जो बीज होते हैं वो उपयोग होते हैं, लेकिन उतनी उनकी उत्पादकता नहीं रह जाती है। तो उसके क्रम में क्या होता है कि विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों पर सॉरी, जीन बैंक का विकास किया गया है ना। वहां पर उनके जीन को संरक्षित किया जा रहा है। और कैसे? वहां पर वृक्षों के जीन पदार्थ को फ्रीज किया जाता है अत्यंत निम्न तापमान पर, है ना। वहां पे उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसके क्रम में जो है दो अग्रणी संस्थान है, एक फसल के क्रम में और दूसरा जो है जीव जंतुओं के क्रम में। वो कौन से संस्थान है वो देख लेते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ये जो है आपका, ये नई दिल्ली में है, और ये जो है आपके फसलों एवं पादपों के संदर्भ में है। समझ रहे हैं? तो ये संस्थानों के बारे में पूछा जा सकता है। और दूसरा है आपका राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो। ये आपका हरियाणा में करनाल में अवस्थित है। और यही संस्थान वो है जो हमारे जो गांव में जो पशु होते हैं, जो हमारे पशु संसाधन है, पशुधन है, वहां पे आप एक चीज देखते होंगे कि आज कल जो है चलन में ये रहता है, जो परंपरागत विधियां थी गर्भाधान की, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, कृत्रिम गर्भाधान की, वो अब जो है यही सबसे ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो वहां पे जो इनका जो बेस प्रोडक्ट है, जो वीर्य होता है, वो कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है। यहाँ पर जो है, जो करनाल में संस्थान अवस्थित है, वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं जीव जंतुओं पे। मतलब जो है, चाहे वो आपका बैल की प्रजाति हो या भैंसे की प्रजाति हो, वहां पर उनका अन्वेषण किया जाता है कि वो कितने प्रोडक्टिव हैं, और वहीं से जो है पूरे भारत में जो है उनका निर्यात किया जाता है, और वहां से ही प्रोडक्ट आते हैं। फिर जो है हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो जो शब्द है ना, क्रायो क्रायो शब्द ही ये शीतलता से जुड़ा है। क्रायो शब्द का सीधा सा तात्पर्य है कि अत्यंत निम्न तापमान। जहां भी आप क्रायो देख लीजिए, वहां समझ जाइए कि वहां पर अत्यंत निम्न तापमान है, यानी कि माइनस में। ठीक, जैसे क्रायोस्फेयर हुआ, है ना, तो उसी तरह से क्रायो प्रिजर्वेशन, अत्यंत निम्न तापमान पे कोई प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, तो कौन सा होगा आपका? वो क्रायो प्रिजर्वेशन होगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अत्यंत शीतल वातावरण में कोशिका, ऊतक, अंग, आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। सोचिए, आप कोशिका को संरक्षित किया जा रहा है, अंग को, ऊतकों को। तो ये किसके तहत किया जा सकता है? क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से, क्योंकि इसमें जो है द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है ना। द्रवित नाइट्रोजन जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अब इतने कम तापमान पर अगर किसी कारक का, जैसे कोशिका हुआ, उत्तक हुआ, उसका अगर संरक्षण किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कितनी कॉस्ट आएगी, है ना। उसका उसकी जो है, ये काफी विधि बहुत लागत प्रभावी है, मतलब बहुत ज्यादा लागत इसमें लगती है। लागत प्रभावी नहीं है, उच्च है। तो ये जो है, आप पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा किया था कि आजकल जो प्रचलन है कि लोग जो है शीघ्र उम्र में शादी नहीं करते हैं, है ना, कि 40-45 साल बाद बच्चे चाहिए उनको। तो उस क्रम में भी लोग जो है क्या करते हैं, अपने महिलाएं अपने अंडों का और पुरुष अपने जो है शुक्राणुओं का जो है संरक्षण करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिजर्वेशन है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और
जो द्रवित नाइट्रोजन है इसका प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया इन सीटू के अंतर्गत क्या क्या विधियां हैं और एक्स सीटू के अंतर्गत क्या क्या विधियां हैं, उसके अंतर्गत जो है जो भी वहां पे कॉन्सेप्ट थे उसे हम समझने का डिटेल में प्रयास किए। ठीक, आगे चलते हैं। एक चीज आपका रह जाता है, वो ये कि यहां पर जो है कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेशनल पार्क की संख्या आप जानते हैं, हमने अभी जो डिस्कस किया लगभग 107 के आसपास है। तो 107 के साथ आपको याद होना काफी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कुछ जो है जो महत्वपूर्ण है उनकी सूची यहाँ पे है, जिसे थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है इसको नोट डाउन कर लें और जो है रिवीजन के माध्यम से चीजें कंठस्थ हो सकें। देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका दाची गाम। दाची गाम जो है उसकी क्या विशेषता है? दाची गाम में एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी हंगुल पाया जाता है ना। ये बार्किंग डियर है, जो कश्मीरी हंगुल है ये बार्किंग डियर है। ये जो है कहाँ पाया जाता है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में। और दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और जम्मू कश्मीर में ही है आपका सलीम अली, किश्तवाड़ एवं काजीनाग। ठीक है, तो 4 नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं, जिनको जो है हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका दाची गाम। वो क्यों पूछा जाता है? वो हंगुल की वजह से पूछा जाता है। ठीक, अगला है आपका लद्दाख। हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर प्राप्त होता है, और यह जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हेमिस। वो कहाँ पे प्राप्त होता है? लद्दाख में। ठीक है, अगला है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें जो है बृहद ग्रेट हिमालय जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। अगली क्लास में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, जिसमें यूनेस्को की सूची में जो 18-19 जो बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं उनकी सूची हम देखेंगे। तो नेशनल पार्क भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। उसमें कौन सा है आपका? बृहद हिमालय में अवस्थित ग्रेट हिमालय का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे अवस्थित है आपका? वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड के कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में सबसे जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वो है आपका जिम कार्बेट। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। जब भारत में नेशनल पार्क की अवधारणा आती है तो उसमें जो पहला नेशनल पार्क घोषित किया जाता है वो कौन सा होता है आपका? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में ही नेशनल पार्क हैं इंद्र किला, खिरगंगा, पिन घाटी और सिमबाल बारा। ठीक है, और यहीं पर ही उत्तराखंड में ही गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, फूलों की घाटी भी अवस्थित है। यानी कि बार बार आप देखते हैं फूलों की घाटी कहाँ पे है, नंदा देवी कहाँ पे है, तो ये सब आपके उत्तराखंड में ही अवस्थित है। और उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में जैव विविधता प्राप्त होती है। ठीक है, तो उस लिहाज से भी उत्तराखंड राज्य जो है नेशनल पार्क के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो राजाजी नेशनल पार्क है वो जो है बाघ एवं तेंदुओं तथा हाथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो राजाजी नेशनल पार्क है वो जो है टाइगर एवं हिम तेंदुओं के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका हरियाणा। यहाँ पे कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं? यहाँ पर जो है आपका कालेसर है और सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, हरियाणा के क्रम में। फिर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं वो है आपके इंदिरा गांधी, जो अनामलाई रेंज से संबंधित है।
पर्वत श्रृंखला से संबंधित। फिर है मुदुमलाई, फिर गुंडी, मुकुर्थु एवं मन्नार मरीन। मन्नार मरीन जो है ये मन्नार की खाड़ी से संलग्न है, ठीक है। फिर अगला है आपका राजस्थान। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है केवलादेव। केवलादेव क्यों महत्वपूर्ण है? केवलादेव नाम कुछ याद आ रहा है जब हम आर्द्र भूमियां पढ़ रहे थे, वेटलैंड पढ़ रहे थे, उसमें जो है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई थी वो कौन सी थी? केवलादेव थी, ठीक है। तो केवलादेव जो है विस्तृत क्षेत्र है, नेशनल पार्क के रूप में भी घोषित है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है केवलादेव के संदर्भ में वो ये है कि यहाँ पर साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। आप जानते हैं कि विश्व स्तर पे मौसमिक रूप में जो है पक्षियों का, जीव जंतुओं का पलायन होता है, ठीक है। तो जो साइबेरिया के पक्षी हैं, साइबेरियन क्रेन जो है, जब वो वहां से पलायित करता है, अत्यंत शीतकाल वहां जब रहता है तो वहां से पलायित करके वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत गर्म स्थलों पे आने के प्रयास करता है। तो उसी क्रम में जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो अपना आश्रय प्राप्त करता है, ठीक। फिर राजस्थान में ही सबसे महत्वपूर्ण रूप में हमने केवला देख लिया। फिर रणथंभौर है, सरिस्का भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी बार बार पूछा गया है। मुकुंदरा हिल्स भी काफी महत्वपूर्ण है। और मरुभूमि जो डेजर्ट है, डेजर्ट वाला एरिया, वो भी नेशनल पार्क घोषित किया गया है। और वहां पे एक पक्षी पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। जो आयुसीएन की रेड सूची है उसमें जो है अत्यंत संकटग्रस्त जो पक्षी है वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी पिछले कुछ एक दो महीने पहले अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो एक चीज देखे होंगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है किसी अपने एक बच्चे को जन्म दिया रहता है, एक पहले अंडा देता है, वो अंडे की रक्षा के लिए कम से कम 6 से 7 जो है सिक्योरिटी फोर्सेज लगी रहती हैं, है ना। 6 से 7 जो है मैन फोर्स लगा रहता है। उसके बाद वो बच्चा होता है, उसकी चूजा की रक्षा के लिए जो है वहां पे 5-6 लोग लगे रहते हैं। तो समझ लीजिए कि ये वो दृश्य देख के यही मन में आता है कि ये पक्षी कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो है ये क्रिटिकली जो है इंडेंजर्ड है, अति संकटग्रस्त है ना। इसकी जो आबादी जो है अत्यंत कम हो गई है, तो उसको जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो है ये कदम उठाए जा रहे थे। फिर अगला आपका राज्य आता है गुजरात। गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका गिर वन क्षेत्र है, जहां पर आपके एशियाई सिंह प्राप्त होते हैं, बब्बर शेर प्राप्त होता है। कहां पर? गिर वन क्षेत्र में, गिर वन नेशनल पार्क में। ये कहां पर अवस्थित है आपका? ये आपका गुजरात में अवस्थित है। फिर है आपका मरीन, कच्छ की खाड़ी वाला, फिर ब्लैक बक, फिर बसंदा, ठीक है। तो ये कच्छ की खाड़ी और गिर वन जो है गुजरात में काफी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र में कुछ भी महत्वपूर्ण जो है कुछ नेशनल पार्क प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका पेंच, फिर है संजय गांधी, फिर तडोबा अंधेरी वाला क्षेत्र है, फिर गुगामल है, फिर नवेगांव है, फिर चांदोली है। तो महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क अवस्थित हैं। 6 में से जो है नाम आप लोग एक बार, मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि एक बार आप लोग जो है इससे गुजर जाएंगे ना, तो कम से कम ये रहेगा कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, है ना। कुछ तो आप देख के जाएंगे। तो अगर 4 विकल्प आ रहे हैं, 2 आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो वहां जब आप 50-50 में एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे तो वहां पे आप जो है इंट्यूशन के माध्यम से एक बार देखे रहेंगे तो प्रश्न सही हो जाएगा आपका, ठीक। गोवा है। गोवा में एक नेशनल पार्क है, भगवान महावीर जो है मोल्लेम करके, वो जो है काफी महत्वपूर्ण है। फिर कर्नाटक, कर्नाटक का जो ये जो बांदीपुर वाला है ये काफी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है ना। बांदीपुर में रेड हेडेड वल्चर, बृहद बाइसन एवं भारतीय हाथी जो है प्राप्त होते हैं, है ना। कर्नाटक में जो है हाथी की जनसंख्या, मतलब हाथी की संख्या जो है काफी अत्यधिक है। और कर्नाटक में ही नागरहोल जो है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और कुद्रेमुख,
बन्नेर घाट, अंसी, ये भी काफी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। लेकिन जो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर सबसे रिच क्षेत्र आ जाता है बायोडाइवर्सिटी की क्षेत्र दृष्टिकोण से, वो है आपका केरल। और केरल में जो है सबसे महत्वपूर्ण है आपका साइलेंट वैली। और यहाँ पे एक वन पाया जाता है, 16 वन उसी के नाम पे जो है, मधिकेट्टन 16, पंबाडुम 16 और इरावदी कुलम और अनामुदी 16। और आप देख रहे हैं 16 वन के नाम से ही जो है तीन तीन यहाँ पर जो है घोषित किए गए हैं, अनामुदी 16, इरावदी कुलम, मधिकेट्टम 16 एवं पेम्बाडूम 16, साइलेंट वैली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपकी साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली का नाम आते ही आपके दिमाग में केरल की छवि उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक। और पेरियार, पेरियार नदी के नाम पर ही पेरियार की यहाँ पे जो है अवधारणा आई है नेशनल पार्क के रूप में। और पेरियार के दृष्टिकोण से कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि यहाँ पर हाथी, हिरण, सांबर, भौंकने वाला हिरण प्राप्त होते हैं, ठीक। तेलंगाना में देख लेते हैं, तेलंगाना में भी पूछा गया है कई। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना एवं वनस्थली तथा मृगावनी, ये जो है तेलंगाना में प्राप्त होने वाले नेशनल पार्क हैं। फिर आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में आपका पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, रामेश्वरम में फिर श्री वेंकटेश्वर, एक भगवान के नाम पे है वेंकटेश के नाम पे, और दूसरा जो है राजीव गांधी जी के नाम पे है, ठीक है। और पापीकोंडा, कोंडा जानते हैं, कोंडा जनजाति होती है आंध्र प्रदेश में, तो उसके नाम पे है एक पापीकोंडा। तो ये तीन जो है आपके आंध्र प्रदेश में प्राप्त होते हैं नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है सबसे महत्वपूर्ण है आपका इंद्रावती, यहां से इंद्रावती नदी गुजरती है। फिर है आपका गुरु घासीदास संजय। और कांगेर घाटी जो है, ये तो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है आपका नेशनल पार्क। यहां पर महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और जो है यहाँ पे एक मेढक की प्रजाति प्राप्त होती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। किसके संदर्भ में? कांगेर घाटी के संदर्भ में, जो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क अवस्थित है। अब आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में दो नेशनल पार्क हैं, एक है आपका भीतरकनिका और दूसरा है आपका सिमलीपाल। और ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। भीतरकनिका इसलिए कि वहां पे आप जानते हैं कुछ जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए वो महत्वपूर्ण है। और सिमलीपाल जो लेटेस्ट अभी हमारा जो है 2025 में घोषित किया गया है, उसकी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक। पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण रूप से आपका है बुक्सा, फिर गोरुमारा, नेवरा घाटी, सिंगलीला एवं सुंदरवन। बुक्सा और सुंदरवन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दापारा भी एग्जाम में पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क जो है। और यहां पर जल्दापारा में भी एक सींग वाला गैंडा प्राप्त होता है। हालांकि एक सींग वाला गैंडा ज्यादातर जो है आपका असम में प्राप्त होता है, लेकिन जल्दापारा जो क्षेत्र है वहां पर भी ये प्राप्त होता है। फिर त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क हैं, वो कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लेपर्ड, बायसन राजबारी, है ना, त्रिपुरा में महत्वपूर्ण है। और मिजोरम में दो नेशनल पार्क हैं, एक है आपका मुरलेन, दूसरा है फांगवंगपुई, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम जो है आप जो है नोट्स के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो कम से कम इससे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तो चीजें आपको जो है कंठस्थ तो ये हो जाएंगी, और आपको जो है फिर कंफ्यूजन में भी रहेंगे, तो वहां पे जो है आपको आसानी हो जाएगी जो है प्रश्न को हल करने में। सबसे महत्वपूर्ण है आपका मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी जाती है। और यहीं पे आप जानते हैं जो संगाई हिरण प्राप्त होता है वो होता है ना। और यहीं पे आपको बताए थे ये फुमदी वनस्पति प्राप्त होती है, उसके लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और नागालैंड, नागालैंड में
नतागंकी जो है, इंतकी जो नेशनल पार्क वो स्थित है। फिर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा सबसे महत्वपूर्ण है ना। फिर मावलिंग है। उसके बाद झारखंड आता है आपका, झारखंड में बेतला है। अब बेतला क्यों महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बाघ, स्लोथ, भालू, मोर, हाथी, सांभर इत्यादि जानवर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है आपका दुधवा नेशनल पार्क। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और मध्य प्रदेश के क्रम में तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, है ना। 11 नेशनल पार्क प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें माधवगढ़, बांधवगढ़, फिर कूनो, पालपुर डायनासोर जीवाश्म जहाँ पे प्राप्त हुआ है, फिर मांडला फॉसिल, फिर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, फिर पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार, ये सब नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। लेकिन जब हम टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तब भी ये नेशनल पार्क वहां पर उनकी चर्चा होगी, तो वहां पर जो है आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। इसमें जो है जो बांधवगढ़ है वहां पे सबसे अधिक बाघ संख्या जो है घनत्व उनका प्राप्त हुआ है, और वहां पर जो है सफेद शेर भी जो है वहां पर प्राप्त हुआ है। ठीक है। और जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर चीते का पुनर्वास किया गया है। ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बिहार में जो है, मध्य प्रदेश में एक और रह जाता है कान्हा नेशनल पार्क। वहां पर बाघ, तेंदुआ एवं जंगली कुत्ता जो है प्राप्त होता है। और बिहार में एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असम का काजीरंगा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा जो है प्राप्त होता है। आप जानते हैं ये आयुसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है। और मानस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है असम का, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ पर जो है पिग्मी हॉक पाया जाता है। और असम में डिब्रू सेखोवा से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और ओरंग से भी पूछा गया है, नमेरी से भी। तो असम की जो भी नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और जो असम का देहिंग पटकाई जो है ये 107वां नेशनल पार्क है। ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, ये 2025 में घोषित सिमलीपाल के साथ ही जो है घोषित किया गया था। तो इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। फिर एक आपका सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है सिक्किम में कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को की जो है मिश्रित सूची में है, यानी कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों जो उसकी विशेषताएं हैं उसको शामिल करते हुए ये जो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ठीक है। फिर आपका है मेघालय। यहाँ पर बाला फकरम जो है नेशनल पार्क अवस्थित है, और यहाँ पर रेड पांडा, जंगली जली भैंसा जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क है वो है आपका नॉकरेक रिज। नॉकरेक जो है चोटी भी है, जानते हैं कंचनजंगा जैसे चोटी है, एक पर्वत चोटी है, उसी तरह नॉकरेक भी चोटी है, और दोनों जो है नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। और नॉकरेक में जो है आपका भौंकने वाला हिरण, गौर, रेड पांडा भी प्राप्त होता है। ठीक। उसके बाद आता है आपका अंडमान और निकोबार, जहां पर 9 नेशनल पार्क प्राप्त होते हैं। ठीक है। और अंडमान और निकोबार में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसमें आपका है कैंपबेल की खाड़ी, गैलाथिलिया खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, उत्तरी बटन नेशनल पार्क, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, मध्य बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और सैडल पीक। ये जो है काफी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो है आपके कहाँ पर है, अंडमान एवं निकोबार में है। ठीक है। और यहीं पर माउंट हैरियट का नाम बदलकर जो है माउंट मणिपुर किया गया है। ठीक है। और इसको जो है हम अद्यतन आंकड़ों के हिसाब से देख लेते हैं कि जो असम में घोषित हाल ही में किया गया था वो आपका रायमोना देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क था, जो 107वां नेशनल पार्क था, वो घोषित किया गया था। ठीक है। और जो अंडमान के संदर्भ में जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम कौन सा है, वो है आपका माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। अब मणिपुर का नाम आ जाए तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये मणिपुर में होगा। ये एक्चुअली जो है आपका ये जो है अंडमान की हैरियट नेशनल पार्क की जो चोटी थी उसका नाम बदल के माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है।
और मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप जानते ही हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पे चीते का जो है पुनर्स्थापन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने जाना कि भारत में जो है कितने नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं और उनको जो है हमने जानने का प्रयास किया। एक तथ्य यहाँ पर और है कि साउथ बटन जो नेशनल पार्क है अंडमान एवं निकोबार में, वो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक, तो हालांकि नेशनल पार्क को डिस्कशन करना आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन ये चीजें हैं ही ऐसी कि ये आंकड़े इस प्रकार के ही हैं कि इनको जो है आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। आप जानते हैं रिवीजन करना सबसे बोरिंग काम होता है। ठीक, क्योंकि वहां पे बार बार वही चीजें रिपीटिशन होती हैं, बार बार दोहराव होता है, तो इंटरेस्ट नहीं जगता है। लेकिन आप जानते हैं जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तो चीजें स्थायी होती जाएंगी, कंठस्थ होती जाएंगी। ठीक, तो ठीक है, तो ये जो है हम जो है यहाँ पर जैव विविधता के संदर्भ में हमने देखा कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, और वहां पे जो महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क थे उनको हमने जानने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, तो और जो पीडीएफ रहेगा वो हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम की जो है वहां पर लिंक अवेलेबल करा दी जाए, वहां पर जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।